हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश बिस्वाल। आज की कहानी। साल 1933 26 नवंबर की बात है जब खादी या घर के बुने कपड़े पहने हुआ एक शख्स कलकत्ता के भीड़ भरे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़े युवा जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडेय से टकराकर आगे निकल गया। 20 वर्षीय अमरेंद्र को अपनी दाईं बांह में दर्द और चुभन महसूस हुई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे कुछ चुभो कर चला गया। अमरेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी पारिवारिक रियासत पाकोड, वर्तमान में झारखंड में स्थित, जा रहे थे। इस घटना के बाद भी उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया, लेकिन जब उन्हें कुछ चुभने की बात का पता चला तो उनके साथ जा रहे रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि वह कलकत्ता में रुककर अपने खून की जांच कराएं। लेकिन तभी अचानक बिन बताए स्टेशन पहुंचे अमरेंद्र से 10 साल बड़े उनके सौतेले भाई बेनोयेंद्र ने इसे एक मामूली घटना बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। 3 दिन बाद बुखार आने की वजह से अमरेंद्र वापस कलकत्ता आ गए। वहां एक डॉक्टर ने अमरेंद्र की जांच करते हुए उनकी बांह पर, जहां उन्हें चुभन महसूस हुई थी, वहां सुई चुभने का निशान देखा। अगले कुछ दिनों में अमरेंद्र का बुखार बढ़ गया और उनकी बगलों में सूजन आ गई और फेफड़ों की बीमारी के संकेत दिखने लगे। इसके बाद 3 दिसंबर की रात अमरेंद्र कोमा में चले गए और अगली सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया है कि अमरेंद्र की मौत निमोनिया की वजह से हुई है, लेकिन उनकी मौत के बाद आई लैब रिपोर्ट्स में पता चला कि उनके खून में यर्सिनिया पेस्टिस नामक जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद था, जिससे प्लेग होता है। चूहों और कीड़ों से फैलने वाले प्लेग की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में 1,99,000 से लेकर 1918 के बीच 1,20,00,000 ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 1929 से लेकर 1938 के बीच प्लेग से मरने वालों की संख्या लगभग 5 लाख रह गई और अमरेंद्र की मौत से पहले 3 सालों तक कलकत्ता में प्लेग का एक भी मामला सामने नहीं आया था। जमींदार खानदान के वारिस की इस सनसनीखेज हत्या ने ब्रिटिश राज के भारत और उससे परे रहने वालों को आकर्षित किया। दुनिया भर के अखबारों और पत्रिकाओं ने इस मामले पर लगातार खबरें छापीं। कुछ पक्षों द्वारा इसे आधुनिक विश्व में व्यक्तिगत बायोटेररिज्म के शुरुआती मामलों में से एक माना गया। टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर यानी रोगाणु से हुई हत्या करार दिया। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री करार दिया। कोलकाता पुलिस ने जब इस मामले में गहन जांच, उसे इसमें एक खतरनाक साजिश का पता चला। इस साजिश में कलकत्ता से 1900 किलोमीटर दूर बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, के अस्पताल से जानलेवा बैक्टीरिया को निकालना शामिल था। इस अपराध के केंद्र में पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। पांडेय भाइयों के बीच 2 साल से उनके पिता की मौत के बाद से कोयला खदानों और पत्थर की खानों के लिए चर्चित पाकुड़ रिसायत को लेकर संघर्ष चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों भाइयों के बीच संघर्ष को अच्छाई और बुराई के बीच छिड़े संघर्ष के रूप में दिखाया गया। एक ब्यौरे के मुताबिक स्थानीय लोगों के चहेते अमरेंद्र चंद्र पांडेय ऊंचे नैतिक सिद्धांतों वाले सदाचारी युवा थे जो कि उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्हें उनकी चुस्ती तंदुरुस्ती से भरे रूटीन के लिए भी जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर बेनोयेंद्र शराब की लत एवं अय्याशी से भरा जीवन जीने के लिए चर्चित थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक अमरेंद्र को मारने की साजिश संभवतः 1932 में रची गई, जब बेनोयेंद्र के करीबी मित्र डॉ तारानाथ भट्टाचार्य ने मेडिकल लैब से प्लेग के बैक्टीरिया के कल्चर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में असफल रहे। हालांकि यह दावा विवादित है, लेकिन कुछ ब्यौरों में सुझाया गया है कि बेनोयेंद्र ने संभवतः 1932 की गर्मियों में अपने सौतेले भाई को मारने का पहला प्रयास किया हो। ब्रितानी स्वास्थ्य अधिकारी डीपी लैम्बर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई एक हिल स्टेशन पर चहलकदमी कर रहे थे कि तभी बेनोयेंद्र एक चश्मा निकालकर अमरेंद्र को पहनाने लगे और इस प्रक्रिया में उनकी त्वचा कट गई। इसके कुछ समय बाद अमरेंद्र बीमार पड़ गए। इसमें शक इस बात पर था कि चश्मे में रोगाणु थे। इसके बाद जांच में सामने आया कि अमरेंद्र को टिटनेस हुआ है और उन्हें टिटनेस रोधी सीरम दिया गया। डॉ लैम्बर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनोयेंद्र कथित रूप से 3 डॉक्टर लेकर आए ताकि उनके भाई के इलाज को बदला जा सके, लेकिन इन तीनों डॉक्टरों की सेवाएं नहीं ली गईं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक ऐसी हत्या की साजिश थी जो सनसनीखेज और अपने समय से काफी पहले की घटना थी। बेनोयेंद्र ने जब रियासत का मालिकाना हक हासिल करने की ओर कदम बढ़ाए, तब उनके डॉक्टर मित्र भट्टाचार्य ने प्लेग बैक्टीरिया को हासिल करने के लिए 4 बार कोशिश की। 1932 के मई महीने में भट्टाचार्य ने बॉम्बे, अब मुंबई, में स्थित हेफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक से संपर्क किया। ये एकमात्र ऐसी लैब थी जहां इन कल्चर्स को रखा गया था। हेफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक ने बंगाल के सर्जन जनरल की इजाजत के बगैर कल्चर्स देने से इनकार कर दिया। इसी महीने भट्टाचार्य ने कलकत्ता में एक डॉक्टर से संपर्क करके दावा कि उन्होंने प्लेग का इलाज ढूंढ लिया है और वह कल्चर का इस्तेमाल करके इसे टेस्ट करना चाहते हैं। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक डॉक्टर ने उन्हें लैब में काम करने की इजाजत दी, लेकिन हेफकिन इंस्टीट्यूट से हासिल किए गए कल्चर को संभालने की अनुमति नहीं दी। डॉ लैम्बर्ट के मुताबिक भट्टाचार्य का काम रुक गया क्योंकि कल्चर में बैक्टीरिया
पनप नहीं सके। इसके बाद 1933 में भट्टाचार्य ने एक बार फिर कलकत्ता वाले डॉक्टर को हेफकिन इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने के लिए मना लिया। इस पत्र में डॉक्टर ने भट्टाचार्य को हेफकिन इंस्टीट्यूट में काम करने देने के लिए इजाजत मांगी। इसी साल की गर्मियों में बेनोयेंद्र बॉम्बे पहुंचे, जहां उन्होंने भट्टाचार्य के साथ मिलकर हेफकिन इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 पशुओं के डॉक्टरों को रिश्वत दी ताकि वे इंस्टीट्यूट से प्लेग बैक्टीरिया के कल्चर को निकालकर उन्हें दें। बेनोयेंद्र बाजार जाकर चूहे खरीद कर लाए ताकि उन्हें गंभीर वैज्ञानिक के रूप में देखा जा सके। इसके बाद दोनों लोग ऑर्थर रोड इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कल्चर रखे जाते थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक बेनोयेंद्र ने यहां मौजूद अधिकारियों से अपने डॉक्टर मित्र को कथित इलाज के लिए लैब में काम करने देने की अनुमति मांगी। हालांकि इस बात के प्रमाण नहीं है कि भट्टाचार्य ने लैब में किसी तरह का परीक्षण किया। लैब में काम करने की इजाजत मिलने के 5 दिन बाद 12 जुलाई को भट्टाचार्य अचानक अपना काम खत्म करके बेनोयेंद्र के साथ कोलकाता चले गए। पुलिस ने हत्या के 3 महीने बाद साल 1934 के फरवरी महीने में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारियों ने बेनोयेंद्र की यात्राओं से जुड़े दस्तावेजों, बॉम्बे स्थित होटलों के बिल, होटल के रजिस्टर में उनकी हैंडराइटिंग, लैब को भेजे गए संदेशों और चूहे खरीदने वाली दुकानों की रसीदों को ट्रैक किया। सभी ब्यौरों के मुताबिक मामले की सुनवाई 9 महीनों तक चली और काफी दिलचस्प रही। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अमरेंद्र को एक चूहे के पिस्सू ने काट लिया है। अदालत ने कहा कि सबूतों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने बॉम्बे स्थित अस्पताल से प्लेग बैक्टीरिया चोरी किया था और उन्हें कलकत्ता तक लाया जा सका और 26 नवंबर 1933 तक जिंदा रखा जा सका। इस सुनवाई में यह तय हुआ कि बेनोयेंद्र और भट्टाचार्य ने अमरेंद्र की हत्या के लिए पैसे लेकर हत्या करने वाले एक व्यक्ति की मदद ली। इस मामले में दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी गई। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 1936 में इस मामले में दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए सजा कम करके मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य डॉक्टरों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई करने वाले जज ने टिप्पणी की कि आपराधिक इतिहास में ये एक संभवतः एक खास केस है। इस हत्याकांड से जुड़ी किताब द प्रिंस एंड द पॉइजनर के लिए शोध कर रहे अमेरिकी पत्रकार डैन मॉरिसन ने मुझे बताया कि बेनोयेंद्र को लगा था कि वह रानी विक्टोरिया के राज में चलाई जा रही संस्थाओं को चकमा दे देंगे। मॉरिसन कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर हुई इस हत्या को पूरी तरह से आधुनिक हत्या कहा जा सकता है। विश्व इतिहास में बायोलॉजिकल वीपन यानी जैव हथियारों को ईसा पूर्व 6वीं सदी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जब असीरियाई दुश्मनों की दीवारों पर एक तरह की बीमारी फैलाने वाली फमफूद राय अर्गोट रगड़ देते थे। लेकिन 88 साल पहले हावड़ा स्टेशन पर हुई इस हत्या में युवा जमींदार को मारने वाले शख्स और उनकी हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी सिरिंज कभी नहीं मिली।